Hello student, this is Praveen Kumar and you are watching online video lecture presented by Exemplar Classes। और आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज का लेक्चर बड़ा ही बेसिक होने वाला है और फील्ड तक पहुंचने में तो वक्त लगेगा। हम लोग समझेंगे कि आज जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, कुछ नेचुरल फिनोमेना जिससे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एंड किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमारे क्लास 12 के पार्ट 1 में अगर आप देखोगे तो जो पूरा बुक है वो इस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसको ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, कई बार आप इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, सो आई कैन से दैट इज द चार्ज एट रेस्ट। इससे जो कुछ भी फिजिक्स हमारा डेवलप हुआ है वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं वो टॉपिक बता दूं जो आप पढ़ेंगे। यहाँ आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सारे को इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं। देन वी आर गोइंग टू सी द गॉस लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली capacitor, which is a device which is very frequently used। आप अपने घर के फ़ैन में देख सकते हैं कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। अगर आपने कभी रेडियो वगैरह, अब तो वैसे रेडियोज़ नहीं हैं, अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ओपन करेंगे तो आपको एक इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिवाइस दिख जाएगा जिसे हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो ये 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? स्टैटिक, चार्ज एट रेस्ट, यानी वो सारी फिजिक्स, वो सारी प्रॉपर्टीज़, वो सारे लॉज जो चार्ज स्टैटिक यानी एक जगह पर होने से डेवलप होते हैं। दूसरा, चार्ज मूव कर सकते हैं। अगर चार्ज मूव करेंगे दैट इज डायनेमिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज और द फिजिक्स डेवलप्ड बाय द मूविंग चार्ज। सो आई कैन से इट इज मूविंग चार्ज। 10th में आपने पढ़ा हुआ होगा, 9th 10th शायद 10th में ही आपने पढ़ा है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज अगर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो इसी से है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा जो पार्ट आप देखोगे दैट इज मैग्नेटिज्म एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कुछ आपको क्लास 10 से मिलता हुआ टर्म्स दिख रहे हैं, दरअसल क्लास 10 ही इलेबरेट होता है आपका क्लास 12 में। एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में AC भी कहते हैं। अब आप फिजिक्स के पार्ट 1 का बुक खोल करके देख लीजिए, ये आपका लास्ट चैप्टर होगा। तो जो आप पार्ट 1 देख रहे हैं क्लास 12 में, दरअसल ये सारे चैप्टर्स हो गए, राइट। तो फिजिक्स जो क्लास 12 का है ब्रॉडली पार्ट 1 इस 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। थोड़ा तो लेट हो गया स्टार्ट करने में, बट फिर भी वी हैव सफिशिएंट टाइम टू कवर द टॉपिक। तो उम्मीद है अब आप इसको पार्ट वाइज कर लेंगे। और हम लोग अब सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि मैंने यहाँ टर्म यूज़ किया, चार्ज एट रेस्ट, मूविंग चार्ज। पहले समझ लेते हैं कि चार्ज क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ज को समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं। वेल, 2 नाम मैंने लिखे हुए हैं, दैट इज़ द थेल्स ऑफ मैलेट्स। ये 600 BC की बात है, 600 BC, और ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे और उन्होंने कुछ नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने पहली बार देखा कि देयर इज़ समथिंग, दैट समथिंग जिसे हम लोग अभी एक चार्ज का नाम दे रहे हैं, दैट समथिंग एग्जिस्ट इन द नेचर।
तो वो चीज़ें क्या है, जैसे आपका जब एक ड्राई क्लाइमेट होता है तो आप बाल से सूखे हुए हो और आप कंघी को लीजिए और अपने बालों पर कई बार आप अगर कॉम्बिंग करें और फिर एक पीस ऑफ पेपर, छोटे छोटे आप टुकड़े कर लीजिए पेपर के, काफ़ी छोटे, हाथ पर रखिए और आप अगर कंघी को रखेंगे तो कागज़ के टुकड़े कंघी से इस तरह से कुछ खिंच जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? ये एक नेचुरल फिनोमेना है। और यू कैन डू अ थिंग कि आप एक ग्लास रॉड लीजिए और एक सिल्क ले लीजिए। सो लेट्स से कुछ, वैसे तो ये सिल्क है नहीं, आप मान लीजिए, और अगर ग्लास रॉड को आप कुछ ऐसे ऐसे रब कर देंगे तो इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी जिसके वजह से ये कि कुछ सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो ये एक ऐसे नेचुरल फिनोमेना है। और अगर आप देखें कि ग्लास रॉड के साथ तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर आप आयरन रॉड के साथ करोगे तो ये नहीं होगा। सो देयर आर सर्टेन मटेरियल विच आर शोइंग यू दिस काइंड ऑफ नेचुरल फिनोमेना, बट नॉट ऑल द मटेरियल्स विच इज गोइंग टू शो यू दिस काइंड ऑफ फिनोमेना। इसी फिनोमेना को सबसे पहली बार थेल्स ऑफ माइलेट ने ऑब्जर्व किया था और उसके बेसिस पर काफ़ी समय के बाद शायद विलियम गिलबर्ट ने एक डेफिनेशन दिया है चार्ज का। कई बार कई स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि चार्ज क्या है। पहली बात, चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसा पार्टिकल नहीं है। तो फिर चार्ज क्या है? ये किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा, राइट? तो सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ चार्ज का, विलियम गिलबर्ट के लैंग्वेज में मैं ले लूँ। इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हुआ ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी होती है और उसका हम कोई रीज़न नहीं दे सकते हैं कि क्यों होती है। कुछ ऑब्जेक्ट में होती है, कुछ में नहीं होती है। पर मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज हर ऑब्जेक्ट में होते हैं, पर वो क्यों कहीं एक्सिबिट होता है, कहीं नहीं होता है, ये हम लोग कुछ लेक्चर्स के बाद देख पाएंगे। सो इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स द इलेक्ट्रिकल फोर्स। मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, अगर यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, अभी मैं एक टर्म इस्तेमाल कर दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर वो एक्सप्लेन तो बाद में होगा। लेट्स से कि कोई एक चार्ज रखा हुआ है तो ये कुछ नहीं करेगा। हाँ, पर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर लाऊं या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड लेकर के आऊँ, लेट्स से आई ब्रिंग अनदर चार्ज पार्टिकल हियर, तो ये दोनों एक दूसरे पर किसी वजह से फोर्स एग्जर्ट करते हैं, वही वजह चार्ज कहलाती है। Am I clear? That this is something due to which a particle shows this kind of property, और ये उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। नाउ कैसे हम लोग कहेंगे कि ये अलग है, तो देख लेते हैं एक बार कि लेट्स से आई एम गोइंग टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड लेट्स सी द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम। मैंने एक बड़ा ही बेसिक सा एजम्पशन लिया हुआ है और मैंने आपको लेट्स से आई इन्फॉर्म यू, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अगर दो मास के बीच में आप फोर्स के बारे में पढ़े हैं तो आपने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को मेज़र करूं, तब जब उन्हें 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए तो आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लगा करके देख लीजिए। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है विच आई थिंक इज समथिंग मिसिंग इंटू 10 टू द पावर -11। I got something this much. It is of the order of 10 to the power -67, पर यह अट्रैक्टिव होना चाहिए। पर जब हमने एक्चुअल में इस फोर्स को कैलकुलेट करके देखा विच कम्स लॉट बिगर, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स 10 टू द पावर -67, पर जो एक्चुअल फोर्स था वो रिपल्सिव था और उसका ऑर्डर था 10 टू द पावर -24। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो साहब यहाँ पर एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, इनफैक्ट फेल है, और फोर्स कुछ और है। ये जो कुछ और फोर्स यहाँ एग्जर्ट हो रहे हैं, इसका कॉज ही कहलाता है चार्ज, राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इस फार्मूला से हम दो इलेक्ट्रॉन के बीच अप्लाई होने वाले फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने में फेल होता है। तो जो एक्स्ट्रा जो फोर्स आप यहाँ देख रहे हैं
और जो वजह आ रही है वही वजह कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक और नया नाम ऐड कर दे रहा हूँ। डोफॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉन्क्लूड, जिन्होंने कहा था कि दो तरह के चार्ज होते हैं। तो उनका एक्सपेरिमेंट बड़ा ही सिंपल था। अगर आप एक सिल्क क्लॉथ को ले लें और अगर आप ग्लास रॉड को उसके ऊपर रब कर दें तो ग्लास रॉड कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। पर मान लीजिए कि मैंने इसको पहले रब किया, राइट, तो ये कुछ प्रॉपर्टी को एक्सिबिट करता है, दैट इज़ इट हैज़ एन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट समथिंग। पर जब आप इसको कांटेक्ट में ला देंगे तो वो प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, वो उसको अट्रैक्ट करना बंद कर देगा। तो उससे उन्हें फर्स्ट आइडिया मिला कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि जब मैं रब कर रहा हूँ तो एक चीज़ हो रही है और जब मैं इसको टच में लाता हूँ तो ये इस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देता है। ऑन दैट बेसिस ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अ कंसेप्ट ऑफ द चार्जेस, द टाइप ऑफ चार्जेस। उन्होंने कहा कि दो तरह के चार्ज हैं और कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो एक तरह का चार्ज है वो दूसरे के ठीक ऑपोजिट होता है, पर जब हम दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो इफ़ेक्ट निल हो जाता है। और यहाँ पर आए एक लीजेंडरी साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो आपका जो यूएस में जो इंडिपेंडेंस हुआ था उसमें उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई कि चार्ज को नाम दिए जाए। तो लेट्स से कि जैसा कि डुफॉय के एक्सपेरिमेंट से ग्लास रॉड it possesses something or some kind of charges and silk cloth। अब दोनों ऑपोजिट नेचर शो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, एक चीज़ दूसरे चीज़ को न्यूट्रलाइज करती है। लेट्स से अगर मैं यहाँ कहूँ +5, न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या हुआ? ज़ीरो हो जाना। अगर मैं कहूँ +5 को हम ज़ीरो कैसे करेंगे? -5 से। तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा सिंपल है, आप इसको एक नाम दे दीजिए एंड दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। और आप सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज डेवलप हो गए हैं उसको एक नाम दे रहे हैं, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इस तरह से चार्ज को नाम दिए गए, दीज आर द टाइप ऑफ चार्जेस। तो एक तरह के चार्ज को हमने पॉजिटिव चार्ज कहा है और दूसरे तरह के चार्ज को हमने नेगेटिव चार्ज कहा। जो प्रॉपर्टी इस तरह के चार्ज को डिफ्रेंशिएट करती है हम लोग उसे कहते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। सो वी कैन से दैट इज द प्रॉपर्टी which differentiate two kind of charges is called polarity। अब ये जो टर्म है आपका पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, ये कई बार रिपीट होंगे, तो बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है कि आप इसे याद रखिए। तो चार्ज क्या होते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। चार्ज दो तरह के होते हैं, क्लियर होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द पोलैरिटी ऑफ चार्ज, दैट शुड बी क्लियर। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? हम लोग उसको कहेंगे न्यूट्रल चार्ज। तो एक बात है कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो आंसर है नहीं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था, से मास, टाइम, लेंथ, पर ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन छोटे छोटे जो क्लास 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। पहला, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि इस पर आप जो वेक्टर अलजेब्रा होता है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मास इज़ ऑल्सो द स्केलर क्वांटिटी है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर द टाइप ऑफ चार्जेस, दोज आर नॉट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। इसलिए मैंने इसमें सबसे पहले लिखा है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड इसके अलावा इसकी एसआई यूनिट आपको जाननी चाहिए। What is the SI unit? Coulomb is the SI unit of electric charge. Symbol Q,
और जो आपका 1 कूलम चार्ज होता है हम लोग इसको 1c लिखते हैं, राइट। So these are the type of charges and the some basic information about the charges that you should know. अब इसके बेसिस पर हम लोग ज़रा डिफाइन कर लेते हैं कुछ टर्म्स, जिसे कहते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, इसी में एक और टर्म आ जाता है दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। आई कैन से those substance which conduct electricity or conduct electrical charge from one place to another is called conductor। यानी ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से लेकर के दूसरे जगह पर पहुंचा सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं कंडक्टर। व्हाट आर इंसुलेटर? आई कैन से दीज आर दो सब्सटेंस which either do not conduct electricity or poor conductor of electricity। of electricity are called insulator। अब इस बीच में एक कैटेगरी है, ये तो आपने क्लास 10 तक पढ़ा हुआ था, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। देखिए डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट करेंगे विदाउट कंडक्टिंग द चार्ज। तो ऐसे सब्सटेंस और आई कैन से सच इंसुलेटर which transmit, I used to refer the word transmit, electrical effect without conducting charge। विदाउट कंडक्टिंग चार्ज सच सब्सटेंस आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। जब हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है डाइलेक्ट्रिक का, तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे। सो इट शुड बी क्लियर है ना, व्हाट आर कंडक्टर्स, व्हाट आर इंसुलेटर, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक। और अब जरा सा बेसिक सा प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज में होते हैं। जो बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हैं, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। अगर आप पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को ले लें तो क्या होगा? रिपल्शन, राइट। अगर मैं निगेटिव और निगेटिव चार्ज को ले लूँ तो भी रिपल्शन। एंड अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को ले लीजिएगा तो क्या होने जा रहा है? अट्रैक्शन होने जा रहा है। इफ़ यू लुक एट द NCERT बुक, इतने सारे लेंदी एक्सपेरिमेंट आपको दे दिए गए हैं, उसको उतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा छोटे से टर्म में मैं आपको समझा दूं, वो बस एक ही कंसेप्ट को बार बार आपको 4-5 तरीक़ों से कन्विंस करने की कोशिश है ताकि आप उसे समझ पाएँ। तो चाहे आप लेट्स से आप एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ऐसा, और इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लीजिए, सॉरी आप इसको कट कर लीजिएगा, एंड देन इसको आप प्रेस करके ऐसा बेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न? या फिर अगर आप एक पेपर को प्रेस कीजिए और टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन के मॉनिटर पर ऐसे आपको चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा। ये सारे दिखा रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द चार्जिंग ऑफ अ सब्सटेंस। तो एक छोटा सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट सिर्फ समझा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अ गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट विच इज शोइंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस
सो लेट्स से एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। मैं सिर्फ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जिसके थ्रू कि आप समझ पाएँ इस प्रॉपर्टी को, दैट इज़ द लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। तो एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, अरेंजमेंट समझा देता हूँ बड़े शॉर्टकट में। देखिए ये एक मेटल रॉड है विच इज़ द कंडक्टर मीन्स इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, और यहाँ पर अब बड़े ही थिन कुछ इस तरह का गोल्ड लीफ लगा हुआ है विच कैन एबल टू ओपन लाइक दिस। यहाँ पर टिन फॉयल लगे हुए हैं, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए है, और ऊपर एक मेटल पीस लगा हुआ है, दैट इज टू गिव अ चार्ज। नाउ आप जानते हैं दैट द गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के लीफ को अगर मैं ऐसे अटैच कर दूं, मीन्स पहले ये कैसा होगा, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा क्लोज्ड। इसके बाद एक ग्लास रॉड लिया जाता है और उसको रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ से। तो लेट्स से आई ब्रिंग समथिंग लाइक दिस। ये चार्ज देने का एक तरीका हुआ। लेट्स से आई पुट अप सम चार्ज हियर। ये चार्ज कहाँ होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, इट कैन एबल टू कंडक्ट। ये ऐसा यहाँ जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस जो गोल्ड लीफ है इसके दोनों तरफ अगर इसका शेप एंड साइज बिल्कुल सिमेट्री के हिसाब से बनाया जाए तो सेम टाइप ऑफ चार्जेस आर इम्पार्टेड हियर। तो देखा क्या जाता है, जैसे ही आप इसको चार्ज इम्पार्ट करते हैं तो ये गोल्ड लीफ ऐसे ओपन हो जाता है। ऐसे ओपन होने की वजह क्या हो सकती है, इस दोनों फिंगर पर अगर आप देखोगे या दोनों लीफ पर आप देखोगे तो एक ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आए हैं, द सेम टाइप ऑफ चार्जेस आए हैं। यह मैंने पॉजिटिव रखा तो ये भी पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव हो गए, और हमने रिजल्ट क्या देखा, दैट इट ओपन्स होने की वजह क्या है, ये ओपन तभी होगा जब इसके बीच में रिपल्शन हो रहा हो। सो विद दिस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वी वर एबल टू कंक्लूड दैट द लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 3 मेथड हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। पहला होता है आपका, द फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कंडक्शन, द कंडक्शन का मीनिंग क्या है, कंडक्शन का मीनिंग है डायरेक्ट कांटेक्ट। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक बॉडी लूँ, लेट्स से कोई भी बॉडी है A, और मैं इस बॉडी को चार्ज करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए, एक दूसरा बॉडी लेकर के आ जाइए। लेट्स से कि मैं एक बॉडी, इसका नाम रख देते हैं B, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम शेप का है, सेम साइज़ का है, और इसके ऊपर लेट्स से ये चार्ज है। ये कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। किसी भी बॉडी के निगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल याद रखिए, अगर मैं कह रहा हूँ बॉडी इज़ निगेटिवली चार्ज, सो निगेटिवली चार्ज मीन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं कहता हूँ पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब हुआ द डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन तो जहाँ वही रहेगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, वो मूव करते ही नहीं। किसी भी आप ऑब्जेक्ट को देखें, मैटर को देखें, तो न्यूक्लियस मूव नहीं कर सकता है। आप जानते हैं जैसे कोई भी आप एलिमेंट को ले लें, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। तो पहले मैं ज़रा इसको करने के पहले एक आपको चीज़ दिखा दूं, निगेटिवली पॉजिटिव चार्ज एक ले लेते हैं, से मैं ले लूँ सोडियम, दैट इज़ Na। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो 11 प्रोटॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, और न्यूट्रॉन्स होते हैं 12 न्यूट्रॉन, पर न्यूट्रॉन को फैक्टर आउट कर देते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज मेक्स इट न्यूट्रल। तो जब आपका एटम न्यूट्रल है, यानी टोटल चार्ज कितने हो गए, 0। अगर मैं कहूँ Na+, प्लस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का बाहर चला जाना। एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, 11 प्रोटॉन हो गए। अब अगर आप यहाँ पर नेट देखोगे तो पहले 0 था और अब क्या हो जाएगा,
एक आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो जब हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे अब 10 हो गए। निगेटिवली चार्ज कहूँगा कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो प्रोटॉन की संख्या उतनी रह जाती है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कुछ आ जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज। वेल ये कंसेप्ट आप पहले पढ़ भी चुके हैं क्लास 10th में, या फिर ये केमिस्ट्री की टॉपिक है जो हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हमें इस ऑब्जेक्ट ए को चार्ज करना है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया बी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, लेट्स से कि किसी कंडक्टर के बने हुए। जब मैं इसको कांटेक्ट में लेकर के आऊँगा, सो दैट इज इन कांटेक्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमने ये देखा, हमें प्रैक्टिकली ये देखने को मिला कि चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मान लीजिए कि इसके ऊपर चार्ज था Q, अगर दोनों का शेप साइज सब कुछ बराबर हो, एग्जैक्ट सेम हो, तो इस पे चार्ज हो जाएगा Q/2, इस पे चार्ज हो जाएगा Q/2। किस प्रॉपर्टी से वो थोड़ी देर के बाद देख लेंगे। अब अगर आप देखें तो ये रहा B और ये रहा A, तो यहाँ A के ऊपर कोई चार्ज नहीं था और यहाँ A के ऊपर चार्ज आ गया, तो इसको हम कैसे लेकर के आए हैं, बाय कांटेक्ट। यही मेथड कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, राइट। मान लीजिए कि मैं कहूँ कि मुझे इस से कि ये कोई मेटल है A, अभी मैंने इसको निगेटिवली चार्ज करवाया। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट A को मुझे पॉजिटिवली चार्ज करवाना है, तो मेरा B क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। द नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। So it is charging by induction. इंडक्शन का जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज, ये था आपका डायरेक्ट कांटेक्ट, और इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कांटेक्ट। और इस वर्ड के बारे में आप पहले से भी थोड़ा बहुत अवेयर होंगे, तो इसे समझने के लिए हम लोग पहले एक स्फीयर ले लेते हैं और उसको एक स्टैंड के ऊपर आप खड़ा कर दीजिए। दैट इज़ द फर्स्ट सिचुएशन, और मैं इस स्फीयर को चार्ज करना चाहता हूँ। सो लेट्स से कि मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, एंड सेकेंड सिचुएशन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक पॉजिटिवली चार्ज कुछ भी ग्लास रॉड हो सकता है, हाँ, पर ये टच नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अब क्या होगा, आप जानते हैं कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कि एक मेटल है, इट इज़ द इबोनाइट रॉड, दिस इज़ द मेटालिक स्फीयर। मैं इसको नज़दीक लेके जाऊंगा तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि लेट्स से कि पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पर आ जाएंगे। अब ज़रा मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं कि इलेक्ट्रॉन्स पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो अब इस एरिया से उठ करके इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती, या फिर द डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। तो अब आपका चार्ज इधर फैल चुका है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट शुड वी डू, वी कैन मेक दिस स्टेप एज, इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो आप कहोगे ग्राउंड करना क्या हुआ, ये बिल्कुल ऐसा ही जो आप अपने घर में देखते हैं, अर्थिंग। व्हाट इज अर्थिंग, अर्थ इज कॉल्ड एज द ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस चीज़ को ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आप चाहिए तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, चाहिए तो आप इससे इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, ये इस चीज़ों को न्यूट्रल कर देता है। तो यहाँ से जो आपका पॉजिटिव चार्ज है मैंने ग्राउंड कर दिया। अगर मैंने ग्राउंड कर दिया तो अब अगर आप देखोगे तो ये वाले चार्ज, अच्छा मैं कहता हूँ ये चार्ज यहाँ चले जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं कि चले जाएंगे, इसका मतलब हुआ अर्थ से इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। वाई, बिकॉज अर्थ इज़ द ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत बड़ी साइज है अर्थ की। इनफैक्ट अर्थ इज़ ट्रीटेड एज अ कैपेसिटर। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग बाद में भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गए तो ये जो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन ये ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर अब क्या बचा रह गया है, नेगेटिव चार्ज, राइट। और अब लेट्स से दैट इट इज़ समथिंग नेगेटिवली चार्ज। अब आप दूसरा कोई भी रॉड लेकर के आ जाइए,
लेट्स से इफ इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये इस स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। या फिर अगर आप इसे थोड़े समय के लिए छोड़ भी देंगे तो अब दिस मेटालिक स्फीयर इज कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज। तो क्या हमने इस स्फीयर को कहीं पर भी टच किया है? नहीं। हाँ, आप कहोगे ग्राउंड के बाद किया, वो अलग बात हो गई, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करने के लिए हमने इसको टच नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दैट इज बाय रबिंग। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है। व्हेन यू रब, जब आप किन्हीं दो चीज़ों को रब करते हैं, रब करने से फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन से क्या जनरेट होता है? फ्रिक्शन से जनरेट होगा आपका थर्मल एनर्जी। और ये जो थर्मल एनर्जी आप देख रहे हो, इट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने इस थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया। आप आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़े हुए थे, और एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इट मूव्स आउट, राइट। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉन मूव आउट हो गया है तो चार्ज कैसा डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें कुछ भी ऐसा बुक में आपको बहुत सारा दिया हुआ है, आप बस देख लीजिएगा, पर उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज सिंपल, रब कीजिए, थर्मल एनर्जी जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके बाहर निकल गया, इट मूव्स आउट, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. So these were the three ways to charge a body. Next we are going to move again to the basic properties of charges. Well, let's see what is the additivity of the charge or the additive nature of charge. बड़ा simple सा statement है, that is the total charge of a system is equal to algebraic sum of all charges. Algebraic sum of all charges means अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, उस पे चार्ज है Q1, Q2, Q3 और मैंने इसे एक बॉक्स के अंदर रख दिया, दैट इज अ सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज कहलाएगा कितना हो जाएगा? एल्जेब्रिक सम, दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। लेट्स से कि मैंने एक सिस्टम बनाया और उसमें चार्ज डाल दिया है +1 कूलम, दूसरा चार्ज है -2 कूलम, तीसरा चार्ज है +5 कूलम। सो आई हैव 3 चार्जेस विच इज़ इन द सिस्टम। अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ द नेट चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? एल्जेब्रिक सम +1 कूलम -2 कूलम +5 कूलम। तो 5 + 1 6, 6 - 2 4, दैट इज +4 कूलम। यही कहलाता है एडिटिव नेचर, यानी नथिंग। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, इज नथिंग बट एल्जेब्रिक सम. Next important property of the charge is the conservation of charge. I give you the two statement. पहला जो आप बड़े छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, that is कोई भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ते हैं तो आप देखते हैं that charge can neither be created nor be destroyed by an isolated system, by any isolated system. अभी इसी स्टेटमेंट को क्लास 12th में आकर के एक नए लैंग्वेज में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, that is the total charge of an isolated system is always constant or conserved. जरा इसका एक बार फिर से मीनिंग को समझ लेते हैं. मान लीजिए कि मेरा एक सिस्टम है. देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहला तो इस चैप्टर में लगेगा, दूसरा जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, वहाँ पे भी ये अप्लाई होता है. तो मान लीजिए दैट दिस इज़ माय सिस्टम और मैंने यहाँ पे डाला से +1 कूलम का चार्ज एक, +2 कूलम का चार्ज है दूसरा, एंड से +3 कूलम का चार्ज है तीसरा. कंजर्व का मतलब कि लेट्स से दैट सम प्रोसेस में हैव टेकन प्लेस, और इसके बाद क्या, ये पहले का सिचुएशन हुआ और ये लेट्स से एक बाद का सिचुएशन है. नाउ लेट्स से हियर आई हैव से +4 कूलम चार्ज एक है
और दूसरा लेट्स से मेरे पास है ऐसे प्लस 5 कूलम चार्ज, यानी ये 5 कूलम चार्ज। मुझसे कहा गया तीसरे चार्ज की वैल्यू बताइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के चार्ज का मतलब है से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 is equals to, this is before a process, this is after a process, Q1 dash plus Q2 dash plus Q3 dash, means the sum total of the charge before and after must be equal, constant होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, आप आराम से रख दीजिए प्लस 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम, दिस इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ डाल दूँ प्लस 4 कूलम प्लस 5 कूलम, और अच्छा एक नेगेटिव भी कर लेते हैं, काम करते हैं एक नेगेटिव कर देते हैं, इसको ज़्यादा ठीक रहेगा ताकि आपको ऐसा ना हो कि सारे चार्ज मैंने पॉजिटिव ले लिए। इसे सिंपली पुट कर दे रहे हैं Q, जस्ट सॉल्व इट। सो 3 + 2 5 + 1 दैट इज प्लस 6 कूलम इज इक्वल्स टू, ये प्लस 4 और ये हो गया आपका माइनस 4 कूलम प्लस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 7 कूलम। That's a simple application of conservation of charge। ये चीज़ हम लोग काफ़ी जगह इस लॉ का इस्तेमाल करने वाले हैं, कैपेसिटर के केस में भी इस्तेमाल होगा। Quantization of charge is the most important property of the charges, and it says that the electric charge is always the integral multiple of E, where E is the charge on an electron। एक short सा equation बना लेते हैं। Let's say that the capital Q is the charge on any object that must be equals to n times of E, right? What is E? मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, is -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है तो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल, इसका दुगुना हो सकता है, तिगुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 5 गुना, and could be positive or negative and could be integer here and must be the integer। तो मैं ले लेता हूँ ये -3 -2 ऐसा -1 0 +1 +2 +3 ऐसा, आप इसको इंटीजर्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है वो बड़ा ही फंडामेंटल चार्ज है, उससे कम चार्ज, लेट्स से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है इसका आधा 0.8 इंटू 10 to the power -19 कूलम? नहीं, ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है, अब एक बात है कि क्या सच में ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है? रिसेंट स्टडीज़ ये बताते हैं कि हमारा एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको कहते हैं क्वार्क, उसमें इसका 2/3 और 1/3 भी एग्जिस्ट करता है, पर सबसे बड़ी चीज़ वो इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होते। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज है, आई कैन से दैट इज द मिनिमम, और स्मॉलेस्ट लिख देता हूँ मैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट independent charge is nothing but this much। यही इंडिपेंडेंट चार्ज है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब आपको क्लियर है, ये फ्री है, आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, लेकिन एक क्वार्क को आप अकेले नहीं निकाल सकते, उसका कोई फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। वो होते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होंगे वो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, 2 टाइम्स होंगे, 3 टाइम्स हो सकते हैं, 4 टाइम्स हो सकते हैं। क्वेश्चन कैसा हो सकता है? क्वेश्चन हो सकता है जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा 8 कूलम चार्ज, क्या ये पॉसिबल है? तो आपको क्या करना है, देखना है कि क्या इंटीग्रल मल्टीपल, तो आप Q इज इक्वल्स टू n टाइप्स ऑफ E डाल दीजिए। सो यहाँ पर 8 कूलम n इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19, अगर n का वैल्यू इंटीग्रल होगा तो हाँ ये एग्जिस्ट करेगा। सो 8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 to the power -19। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज़ 5 इंटू 10 to the power 19। यस, इट इज़ इंटीजर्स, तो हम कहेंगे हाँ 8 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करता है।
पर अगर आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैक्रो लेवल पर देखेंगे कि बहुत बड़े आप चार्जेस को देख रहे हैं, तब तो क्वांटाइजेशन का ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए बड़ा ही छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये 10⁻⁻19 के ऑर्डर का है। लेकिन अगर हम माइक्रो लेवल पर देखने जाएं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एग्जिस्टेंस है और वो हम फैक्टर आउट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो इस फैक्ट को याद रखिए कि एट मैक्रो स्केल you can ignore the quantization of charge, but at micro scale you have to consider, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो फंडामेंटल चार्ज कहलाते हैं, ऐसे चार्ज जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब एक सबसे बड़ी चीज़, फ्रीली का मतलब ये नहीं हुआ कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट करता है। अगर चार्ज कहीं पर भी है तो किसी मास के ऊपर ये चार्ज होगा। तो आई कैन से दैट चार्ज एग्जिस्ट विथ मास। इसका उल्टा ट्रू नहीं है, दैट इज मास हाँ वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देख लेते हैं, जब बात मास की आ ही गई है तो जो रोल आप कई सारे इक्वेशंस ऐसे देखने वाले हैं जहां हम लोग मास को चार्ज से रिप्लेस करने वाले हैं। जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ is going to give you the expression of the force acting between the two charges। तो Q1 Q2 दो चार्ज है ये, और एक जो आपने पढ़ा है M1 M2 बाई आर स्क्वायर। आप अगर इसको देखोगे ये है कूलम्स लॉ, ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों आपको टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखें तो अलग है, लेकिन फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सेम है। यानी ग्रेविटेशन में जो रोल मास प्ले करता है, इलेक्ट्रिसिटी में वही रोल चार्ज प्ले करता है। मीन्स हमें चार्ज और मास को अलग अलग तरह से समझने की ज़रूरत है, हम उसे एक नहीं समझ सकते। तो मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको इसके अलग अलग जो डिफरेंट है कंपैरिजन्स को शो कर देता हूँ। थोड़ा सा छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, ज़ीरो हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपने कभी सुना है -5 kg हैज़ नो सेंस। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी व्हाइल द मास इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। आप जब क्लास 12th में आए तो क्लास 11th में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ये एक एक्सप्रेशन है, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और कहिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद ये सारे इक्वेशंस आए हैं। एम नॉट इज द मास एट रेस्ट। आप जरा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप जीरो कीजिए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इट इज़ ज़ीरो। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये हो जाएगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, सो m इज इक्वल टू m नॉट। तो मास एट रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी से जाएगा, ये रहा, तो आप ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू बढ़ेगी, यानी ये घटेगा, सॉरी दिस इज गोइंग टू डिक्रीज, हेंस इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से आप अगर इसको कर दीजिए स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू c, तो c स्क्वायर बाई c स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 0, इट अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड पकड़ रहा है या बहुत तेज गति से जा रहा है तो उसका मास बढ़ता है। नेक्स्ट, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड विच इज़ एस्टैब्लिश्ड। ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है। मैं आपसे एक चीज़ कह दूं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इट इज़ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड। अब तक हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ मास जैसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी स्टैब्लिश नहीं हो सका। थियोरेटिकली आप कह सकते हैं कि हाँ मास भी क्वांटाइज होना चाहिए, मीन्स मास का भी एक सबसे छोटा पॉसिबल यूनिट अवेलेबल होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, बट ऐसा अब तक हम लोगों ने स्टैब्लिश नहीं किया या कर नहीं पाए हैं। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। अब आप कहोगे मास इज ऑल्सो ऑलवेज कंजर्व, आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पर याद रखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपके मास की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर हो जाए तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे पॉपुलर इक्वेशन है, ये है मास एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स मास कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। तो मास एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया तो कंजर्व तो रह नहीं पाया। तो हम कह सकते हैं कि मास हर कंडीशन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। इट इज़ नॉट अ कंजर्व क्वांटिटी। दिस फोर्स इज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, जबकि
मास पर जो भी फोर्स एग्जर्ट होते हैं, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इस चीज़ को याद रखिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप इससे ऑलरेडी अवेयर होंगे। नाउ दिस कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मैंने जैसा कहा था कि चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस बिना मास के पॉसिबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, उसके ऊपर चार्ज है। प्रोटॉन है तो उसका कुछ मास है, उसके ऊपर चार्ज है। जबकि मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, चार्ज इज अ डिराइव्ड यूनिट। ये एक मैथमेटिक्स की बात है। पहला, मास एक फंडामेंटल यूनिट। आपको याद होगा आपने क्लास 7 में जब पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट आपको दिए गए थे, उसमें मास आ रहा था लेकिन चार्ज नहीं होगा। वहाँ इलेक्ट्रिक करंट थे और टाइम था। तो आप ऑलरेडी जानते हैं करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, चार्ज इज टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो करंट आपका फंडामेंटल यूनिट है, टाइम आपका फंडामेंटल यूनिट है, जिसको मिला करके हमने चार्ज को बनाया है। सो इट इज टर्म्ड एज द डिराइव्ड यूनिट। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल से जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी फॉर द कूलम्स लॉ। वहाँ कई सारे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वेट कीजिए अगले लेक्चर का, जिसमें कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।